Assalamualaikum students. Now we are starting problem number 7 of cash flow. The comparative balance sheet of Nurani Corporation in December 31st, 2011 and 2012 are as follows. ठीक है जी. एसेट्स है 2012 और 11 के, इक्विटी से 2012 और 11. सही है. कैश है. अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास दोनों ईयर की बैलेंस शीट गिवन है. कैश, मार्केट सिक्योरिटी, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, लैंड, बिल्डिंग, सारी चीजें गिवन है आपके पास और 2 ईयर गिवन है. इक्विटी सेक्शन पे आएंगे, अकाउंट पेबल है, एक्रूड एक्सपेंस है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, शेयर कैपिटल है, रिटेनमेंट. इतनी सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी गिवन है. ठीक है बच्चों. ओके जी, तो फिर हम क्या करते हैं इसके बाद फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो रिक्वायर्ड है सवाल में. ठीक है ना भाई. क्या रिक्वायर्ड है सवाल में? कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जो बनाने जा रहे हैं सर. और साथ साथ डिविडेंड दिया हुआ है 11,200 ड्यूरिंग द 2012. कॉर्पोरेशन डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹11,200. इस डेटा को देखते हुए आपने सिंपली क्या बनानी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है. सबसे पहले 3 पोर्शन होते हैं कैश फ्लो के. पहले कंपनी का नेम लिखा, नूरानी कॉर्पोरेशन. बना क्या रहे हैं आप? कैश फ्लो बना. क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने का मतलब. अच्छा जी, तो जब आप कैश फ्लो बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आता है हेडिंग डालने के बाद नूरानी कॉर्पोरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012. सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उसके अंदर सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो भाई कैसे आएगा ये? नीचे वर्किंग देख लेते हैं इसकी. यहाँ इसकी वर्किंग नीचे गिवन है. ये रिटेन अर्निंग एट एंड 44,800. लेस करेंगे इसमें से रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट 20,000, तो क्या आ जाएगा? 24,800. इसमें आप ऐड करेंगे डिविडेंड. डिविडेंड सवाल में गिवन था 11,200. कितना डिविडेंड था सवाल के अंदर? 11,200. जिसे आप ऐड करेंगे तो आ जाएगी नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 36,000. क्या आ जाएगी आपके पास? नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितनी आ गई? 36,000 आपकी नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गई. और ये नेट इनकम आप यहाँ पर कॉपी करेंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना लिखा आपने? 36,000. अब इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल के डेटा को आप एड लेस करते हैं कि जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो क्या रहा. देखते हैं हम कैश का फ्लो क्या रहा हमारे पास. करंट एसेट देखेंगे पहले सिवाय कैश के. मार्केटेबल सिक्योरिटी 32,000 थी, अब हो गई 0. इसका मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या हो गई? कम हो गई. 32,000 से कितनी हो गई? 0 हो जाती है. तो जब मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी 0 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब है मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी कम हो गई. 32,000 से डिक्रीज हुई मतलब पैसा आएगा. आपने सिक्योरिटी बेची, 32,000 पैसा आपके पास आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. सिंपली याद रखें, अगर कभी भी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करते हैं. सेकंड है रिसीवेबल 52 से कितना हो रहा है? 38,000 हो रहा है. तो आपका रिसीवेबल जो है वो कम हो रहा है. तो जब भी आपका रिसीवेबल कम होगा आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी 14,000 इधर ऐड हो जाएगा. उसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000 से 40,000 हो गई. इन्वेंट्री कम हो रही है यानी जा रही है, पैसा आता है. अच्छा जी, तो भाई मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी क्या हो रही? कम हो रही है. कम हुई थी तो यहाँ पैसा ऐड हुआ यानी बिक गई. 52 रिसीवेबल था, 38 हो गया. रिसीवेबल क्या हो गया आपके पास? कम हो गया. सही है ना? यानी आपने पैसा जो है 52 लेना था, अब 38 लेना है. यानी रिसीवेबल आपका क्या हुआ? कलेक्ट हो गया ना. कम हो गया तो पैसा आ गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60 से 40 हो रही है. इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है. कम होने का मकसद क्या है? आप इन्वेंट्री बेचोगे, पैसा आएगा. सही है. उसके बाद देखिए प्रीपेड एक्सपेंस 8 से 10,800. प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है.
यानी खर्चा आपने ज्यादा पे कर दिया, इसका मतलब पैसे आपके पास से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तुम्हारे पहले 8,000 दिए थे, अब कितने हो गए 10,800, मतलब आपने पैसे ज्यादा दे दिए एक तरीके से। कितने ज्यादा दिए, 2800 ज्यादा दे दिए। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर, पैसा आएगा तो ऐड होता है, जाता है तो लेस होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी कम हो गई, मतलब आपका पैसा जो है वो आ गया, सिक्योरिटी बेची पैसा आया। रिसीवेबल कम हुआ पैसा आया। रिसीवेबल कम होने का मकसद क्या है, पैसे मिल गए तो रिसीवेबल कम हो जाता है। इन्वेंट्री चली गई मतलब बिक गई तो पैसा आ गया। और अगर यहाँ पे कभी ऐसा हो कैसे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होती, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी 60 से 40 हो रही है, अगर 60 से 70 होती है मतलब इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होता है, आपने खरीदी है, खरीदोगे तो पैसा जाएगा। ये करंट एसेट्स का बिहेवियर सही है। तो याद रखिए जब भी करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो आप ऐड करते हैं, इंक्रीज होते हैं तो आप माइनस करते हैं, जो कि करंट एसेट्स की बात है, वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा होगा। अब आते हैं करंट लायबिलिटी की तरफ। जैसे आपके पास पहली चीज है अकाउंट पेबल, लायबिलिटी बढ़ रही है, 34 से कितनी हो गई, 50 हो गई। पेबल बढ़ने का मकसद क्या है, पैसे नहीं दिया आपने, यानी आपने 34 देने था 50 देने, 16,000 आपके पास और पेबल का अमाउंट आ गया कि आपने अब तक नहीं दिया, पैसा गया नहीं आपके पास से, तो ऐड हो गया। 26,000 आपका एक्रूड एक्सपेंस था, 30,000 हो गया, यानी खर्चा बढ़ गया। और खर्चा बढ़ा है तक पैसे नहीं दिए, यानी पैसा सेव किया आपने, 4,000 यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सबको प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 83,200 आ जाएगा। ये आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। अब 36,000 पहले प्रॉफिट था, 83 का आपका कैश और जनरेट हुआ, तो कितना है नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 1,19,200 आपने कैश जनरेट किया। ये था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, आपकी नेट प्रॉफिट वगैरह का आइटम था। तो आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस पे आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे बात है, इन्वेस्टमेंट पे क्या ताल्लुक है आपका चीजों का। फॉर्मेट के मुताबिक आपने चीजें एज इट इज कॉपी करनी होती है। तो पहली चीज है लैंड, फिक्स एसेट्स है। लैंड की वैल्यू देखिए पहले 0 थी, अब 16,000 हो गई, यानी आपने लैंड खरीद लिया। बिल्डिंग भी 0 थी, 2 लाख हो गई, यानी आपने बिल्डिंग भी परचेज कर ली। लैंड और बिल्डिंग आपने दोनों खरीदा, दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास, ऐड हो रहे हैं, सही है। तो लेकिन पैसा आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। जब लैंड और बिल्डिंग खरीदोगे पैसा जाएगा। तो नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है, 2,16,000, ये दोनों आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा लगाया कैसे जाता है, यानी आपने जो कर्जा वर्जा लिया है, चीजें ली हैं, वो सारी चीजें फाइनेंस में आती है। पहले क्या, रिसीव फ्रॉम बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स से पहले कितना था 2011 में, यहाँ तो 0 था, यहाँ क्या था, 0 था बॉन्ड्सेबल। अब कितना एससी है, यानी तुमने बॉन्ड्सेबल जो देना है, पैसा लेके ले चुके हो, कर्जा तो दिया नहीं, तो 80,000 हमारे पास क्या होंगे, ऐड होंगे। हम इसे बॉन्ड्सेबल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, बॉन्ड्सेबल को ऐड कर देंगे। और फिर और कोई आपका जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी है नहीं सिवाय डिविडेंड के। कितने का डिविडेंड है, 11,200 का आपने डिविडेंड पे किया, पैसे दिए ना, पैसे जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो डिविडेंड यहाँ से वैल्यू की क्या हो गई, माइनस हो गई। कितना अमाउंट बना, 68,800 आ गया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब तीन एक्टिविटी का अमाउंट आप ऐड करेंगे, 1,19,000 ऑपरेटिंग, 2,16,000 इन्वेस्टिंग और 68,800 फाइनेंसिंग। तीनों को ऐड करा तो डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड आया 28,000। आपकी कैश की वैल्यू 28,000 से कम हो गई। ऐड करेंगे कैश एट स्टार्ट, स्टार्ट कितना है भाई कैश, बिगिनिंग कितना है भाई, देखो बिगिनिंग आपके पास 48,000, इस साथ 48 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। माइनस 28 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आ गया। ओके बच्चे, यहाँ तक क्लियर, कोई मसला इस सवाल के अंदर।